हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर। देखिए, ये वीडियो आपको इम्यूनोग्लोबुलिन की या एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को समझने के लिए हेल्पफुल रहेगी और इसको आप रिप्ले करके देख सकते हैं। डिस्प्ले हो रहा होगा इम्यूनोग्लोबुलिन की स्ट्रक्चर मैंने इस पे बना रखी है समय की बचत के लिए। और कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स तो हमने कल डिस्कस किए ही थे। आज सुबह भी हमने बेसिक चीज़ों के बारे में बताया। नए स्टूडेंट्स हो चाहे पुराने हो, इसको देखिए समझिए। और कहीं भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे ग्रुप पर जो है या तो बता सकते हैं या तो कल क्लास में पूछ सकते हैं। टेट्रामर होती है। इस बॉक्स में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखता रहूँगा कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन की जो बेसिक स्ट्रक्चर कह रहे हैं, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल। तो टेट्रामर के रूप में ये होती है। टेट्रामर से मतलब समझ ही रहे हैं कि मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बनी हुई है। और इस टेट्रामर में दो जो चेन है वो तो हैवी चेन होती हैं, 2 हैवी चेन्स, 2 हैवी पॉलीपेप्टाइड। और हैवी का मतलब समझ रहे हो कि मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। और 2 जो है वो लाइट चेन होती हैं, हल्की होती हैं, 2 लाइट चेन है। तो ये जो आपको ये जो दिख रही है रेड से, ये दिस वन रेड, और ये तो फोल्डिंग है, इसका अमीनो टर्मिनल है और ये कार्बोक्सी टर्मिनल। दूसरी वाली जो लाइट चेन है वो ये रही रेड से, अमीनो टर्मिनल रीजन, कार्बोक्सी टर्मिनल। और ये जो है ये आपको लेंदी जो नज़र आ रही है दिस वन, ये जो स्ट्रक्चर ये ब्लैक से जो मैंने बना रखी है, ये समझ रहे हैं। चूँकि इसका साइज लेंदी है, इसमें ज़्यादा अमीनो एसिड रेजिड्यू पाए जा रहे हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होने की वजह से इट इज़ कॉल्ड एज हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन। तो 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन्स जब आपस में कंबाइन हो गई हैं तो उन्होंने इम्यूनोग्लोबुलिन की स्ट्रक्चर को बना दिया है। अगर आपस में जुड़ी हुई नहीं होंगी ये चारों चेन्स तो बिखर जाएंगी। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई रहती हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड को मैंने आपके समझ के अलग से दिखा रखा है। इसमें 2 सल्फर एटम भाग लेते हैं, पहला सल्फर एटम ये रहा और दूसरा ये रहा, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं हम। और आप जानते हैं कि सिस्टीन अमीनो एसिड रेजिड्यू ऐसे होते हैं। सिस्टीन अमीनो एसिड ऐसा होता है कि जिसमें कि सल्फर एटम होता है और थायो ग्रुप रहता है, तो वो जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने में रोल प्ले करता है। कैसे करता है, कैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, बॉटनी सेकंड पेपर में जब हम ट्रांसलेशन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे, प्रोटीसिंथेसिस पढ़ेंगे और उसके पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस की बात करेंगे तो समझ में आएगा डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसे बनता है और क्यों बनता है। तो 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स आपको नज़र आ रही हैं। और जैसा आपको बताया था कि एक वाई शेप स्ट्रक्चर के रूप में होती है, ये इस तरह से देखिए, ये वाई शेप मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहा है, ये इस तरह से, ये दिस वन। और उसी को एक्सप्लोर करके बड़ा करके उसके सारे रीजन्स को समझाते हुए ये इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए ये एक वीडियो है। एंटीजन जो बाइंडिंग साइट रहती है, जहाँ एंटीजन आकर के बाइंड करेगी और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये यहाँ पर आकर के बाइंड करता है। किस तरह बाइंड करेगा, किस तरह के केमिकल और कोवेलेंट नॉन कोवेलेंट मॉडिफिकेशंस होंगे, किस तरह से आकर के कोई एंटीजन यहाँ एंटीजन बाइंडिंग साइट पर आके जाकर अटैच हो जाएगी, उसकी चर्चा हम करेंगे, उसे समझेंगे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन वाले हेडिंग में डिटेल में। लेकिन अभी आज का क्या है पर्पस कि इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल, या जिसको हम काय से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन को IG से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी क्या बेसिक स्ट्रक्चर है उसको समझने की कोशिश की जा रही है। तो 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन। रेडनेस जो नज़र आ रही है, जो रेड से हमने पॉलीपेप्टाइड को लिया है वो लाइट चेन्स को लिया है, और ब्लैक से जो लिया है वो हमने हैवी चेन्स को लिया है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर ये वाई शेप जो स्ट्रक्चर है वैसी तो है, लेकिन इसमें ये कुछ लूप लाइक स्ट्रक्चर्स आपने बना रखी हैं। तो एक्चुअली दीज आर कॉल्ड एज डोमेन्स। फंक्शनल पार्ट किसी पॉलीपेप्टाइड का फंक्शनल रीजन क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। फंक्शनल डोमेन्स होते हैं। तो लूप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में ये आ जाती है और अपना कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अडेप्टेड हो जाती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि लाइट चेन्स में 2 डोमेन्स पाए जा रहे हैं। देखिए, एक को तो कह रहा है VL और दूसरा रीजन कहलाया जा रहा है VL एंड CL। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है अलग से, इस कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, L फॉर लाइट चेन के लिए, V फॉर वेरिएबल रीजन। अब जैसे नाम से पता चल रहा है कि वेरिएबल है ये रीजन, तो इसमें अमीनो एसिड रेजिड्यू वेरिएबल हो सकते हैं।
Cl का मतलब है कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, Vl वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, Cl कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। Vh का क्या मतलब है? वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन्स, यानी दोनों ही हैवी चेन्स में कुछ ऐसे रीजन्स डोमेन मौजूद हैं जो वेरिएबल हो सकते हैं, और Ch रिप्रेजेंटिंग द कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन्स। तो स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि लाइट चेन में तो दो ही रीजन्स हैं, वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन जो लूप लाइक स्ट्रक्चर है, और जो कांस्टेंट रीजन है हैवी चेन के वो तीन रीजन आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए CH1, CH2 एंड CH3, और ऐसे ही इस वाली के भी भाई एक जगह ही बता रखा है, वैसे मेंशन कर रखा है मैंने उसको कि जैसे समझ में आ जाए। अब दो हैवी चेन्स हैं तो दोनों में ही VH और CH मौजूद हैं, और दो लाइट चेन्स हैं तो दोनों में ही VL और CL मौजूद हैं, और उसको मेंशन भी किया हुआ है अंदर लूप के अंदर। तो कांस्टेंट रीजन की जो नंबर है इट वेरीज इम्यूनोग्लोबुलिन टू इम्यूनोग्लोबुलिन, अलग अलग इम्यूनोग्लोबुलिन में इनकी संख्या में डिफरेंस पाया जा सकता है। और आपको ध्यान आ ही रहा होगा, सुबह ही बताया हूँ, यहाँ ले लेता हूँ बॉक्स में, कितनी इम्यूनोग्लोबुलिन आपको याद रखनी है? IgG, A, M, E and D। तो जो IgM और E होती है उसमें 3 से ज़्यादा कांस्टेंट रीजन पाए जा सकते हैं हैवी चेन में, CH1, CH2, CH3, CH4। और ये टिपिकल स्ट्रक्चर है कि नॉर्मली तो आपको 3 ही कांस्टेंट रीजन दिखाई देंगे हैवी चेन्स में, जिनको हम CH1, CH2 और CH3 बोल रहे हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड की बात समझ में आ गई होगी, 2 की संख्या में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा तो हैवी चेन्स आपस में जुड़ी हुई हैं। देखिए ये डाइसल्फाइड बॉन्ड, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आपस में हैवी चेन्स के बीच में हैं, और जो हैवी चेन है वो लाइट चेन से जुड़ी हुई है, वो सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है। थोड़ा कम दिख रहा होगा तो उसको हाईलाइट करके इसीलिए मैंने यहाँ अलग से बना दिया लेफ्ट में कि डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये स्पेस कम रहता है तो इस वजह से यहाँ ऐसा दिख रहा है। आपको 2 सल्फर एटम आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे, इधर भी और इधर भी, तो 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स देखिए यहाँ पर भी सब जगहों पर मौजूद हैं कि जब डोमेन्स बने, फंक्शनल डोमेन्स बने, जब लूपिंग हुई है तो वहाँ पे भी आपस में अमीनो एसिड्स के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गए हैं, जिससे कि आपका ये जो फंक्शनल रीजन है, जो डोमेन्स हैं, जो लूप लाइक स्ट्रक्चर है, वो आपकी मेंटेन रहे, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इस वजह से डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाते हैं। अब डाइसल्फाइड बॉन्ड के और भी फंक्शंस हैं, कैसे बनता है, क्यों बनता है, कहाँ बनता है, तो ये सारे सवालों का जवाब कहाँ मिलेगा? जब हम बात करेंगे ट्रांसलेशन की, और ट्रांसलेशन हो जाने के बाद में बनी हुई पॉलीपेप्टाइड को जब ER के ल्यूमेन में भेज दिया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में वो जाएगी, तो वहाँ पर उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होंगे जिनको हम कलेक्टिवली पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस कह रहे हैं। वीडियो मैंने कल सेंट्रल डोग्मा की वीडियो ग्रुप पे पोस्ट की थी, कुछ नए स्टूडेंट्स आज जुड़े हैं तो मैं उसको रीपोस्ट कर दूंगा, उसको आप देखिए 1-2 बार रिप्ले करके, ईयरफोन और ब्लूटूथ लगा करके आप सुनेंगे तो वॉइस क्वालिटी बेटर आएगी, समझ में अच्छा आएगा। और आप वैसे ही सुनेंगे तो वो थोड़ा सा कम आएगा समझ में, क्योंकि साइड का भी थोड़ा सा सराउंडिंग का डिस्टर्बेंस रहता ही है घर पर, तो इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ। उसको आप ध्यान से सुनेंगे 1-2 बार रिप्ले करके तो वो समझ में आ जाएगा। बाकी वो सेकंड पेपर बॉटनी की बात है सेंट्रल डोग्मा, लेकिन बेसिक्स हैं, सुबह ही चर्चा हो रही थी कि भाई बेसिक कंसेप्ट को हम सब कैसे क्लियर करें। तो कोई भी नया वर्ड आप देखें, बोर्ड पर लिखा हुआ देखें, मैं बताऊँ, नोट्स में देखें, तो तुरंत ध्यान जाना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, ये इसकी क्या डेफिनेशन है, कितने टाइप की होती है, और नहीं समझ पा रहे हैं तो पूछ लीजिए मुझसे, उसमें कोई हेजिटेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचिए कि पूछें ना पूछें, अगर नहीं पूछेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे, फिर तो आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्ट्रक्चर आपकी समझ में आई होगी। एक बार समराइज़ कर दे रहा हूँ कि एक स्कीमेटिक डायग्राम है ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का, विच इज़ मेड अप ऑफ टेट्रामर, विच इज़ मेड अप ऑफ ए टेट्रामेरिक यूनिट। आउट ऑफ दिस 4 polypeptides, 2 polypeptides refer to as the heavy chains and 2 are called as light chain polymers. लाइट चेन हम इसलिए बोल रहे हैं कि उनका मॉलिक्यूलर मास कम होने की वजह से, क्योंकि कम अमीनो एसिड रेजिड्यू से मिलकर वो बनी है, और हैवी चेन इसलिए कह रहे हैं कि उनका साइज लेंदी होने की वजह से उनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा है, इस वजह से। और गेम्ड याद रखना है, IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD। और ये 5 टाइप की जो आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, इनकी सब टाइप्स भी होती हैं, इनको सब पॉपुलेशंस कहते हैं, आइसोटाइप्स होते हैं, नियोटाइप्स होते हैं, होलोटाइप्स होते हैं। ये सारी वेरिएशन जो है, क्लासिफिकेशन इसका अभी डिटेल में जब हम इम्यूनोलॉजी में चलेंगे तो हमारे सामने ये आएगा। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड याद रखने हैं, वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन,
लाइट चेन्स, हैवी चेन्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, अमीनो टर्मिनल्स, कार्बोक्सी टर्मिनल्स, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। इसके अलावा कुछ स्पेशल रीजन्स भी होती है जिनको हम हिंज रीजन बोल देते हैं। दीज आर कॉल्ड एज हिंज रीजन। एंड हिंज रीजन क्या है, क्यों बनता है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो सामने आ जाएंगी। तो बताइए इसमें अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो। और ये तो एक बेसिक टिपिकल स्ट्रक्चर है। बाकी जब आप अलग अलग स्पेसिफिकली पांचों टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन्स की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये समझ पाएंगे कि आईजी जो एम होती है, जो आईजी एम होती है आपकी, वो पेंटामेरिक फॉर्म में होती है, वो पेंटामर होती है। पेंटामर से क्या मतलब समझ पा रहे हैं कि इस तरह की वाई शेप स्ट्रक्चर जो आपके सामने है, ऐसी 5 वाई शेप स्ट्रक्चर आपस में जब कंबाइन हो जाती हैं तो आईजीएम जो वो पेंटामर के रूप में फंक्शनल रोल प्ले करती है। आईजीए आपकी जो होती है वो डाइमर होती है। तो आईजीए डाइमरिक फॉर्म में रहती है, आईजीएम पेंटामरिक फॉर्म में रहती है। बाकी जो बेसिक स्ट्रक्चरल जो डायग्राम है वो आपके सामने है। ठीक है, कोई भी क्वेरी है तो मुझे ग्रुप पर आप लोग बताइए। ओके, थैंक यू।